स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। शुरू करते हैं डकैती पार्ट 5। राजू मिलावत और मुकेश भट्टी दोनों की जोड़ी खूब थी, अच्छी निभ रही थी। 6-7 सालों से दोनों साथ थे और कभी भी पकड़े नहीं गए थे। छोटे मोटे अपराध करके मजे से वक्त गुजार रहे थे। कोई दीन ईमान नहीं था। जेब खाली होने पर पॉकेटमारी कर लेते। बूढ़ी से बूढ़ी औरत के गले से सोने की चेन या कानों से सोने की बालियां भी खींच लेते। बहुत ही ज्यादा कड़की हो जाए तो राह चलते बच्चे की छाती पर चाकू रखकर उसका माँ या बाप या फिर दोनों से सारा माल हथिया लेते। दोनों की उम्र 30 के करीब थी। वैसे फुर्सत में बड़े बड़े सेठों के यहाँ चोरी करना उनका पसंदीदा काम था। यानी कि पैसे के लिए दोनों कुछ भी कर सकते थे, परंतु वो इतना ध्यान अवश्य रखते थे कि किसी भी काम के दौरान उनके हाथों किसी का कत्ल ना हो। वैसे दोनों चाकू अक्सर जेब में रखते थे, दिखाने के लिए। जरूरत पड़ने पर बाजू या टांग पर ही वार करते। लेकिन ऐसा मजबूरी भरा दौर 2-3 बार ही आया था। अन्यथा वो शराफत से ही अपना काम निकालना पसंद करते थे। इस समय रात के 10 बजे राजू मिलावत और मुकेश भट्टी चार चार पैग मारने के बाद होटल से लाया खाना खोले बैठे खा रहे थे। जेब में माल पड़ा था। आज दोपहर ही नए विवाहित जोड़े को चाकू दिखाकर माल झाड़ा था। 1,500 कैश हाथ लगा था और साथ में सोने की माला, जो कि कम से कम 10-15 हजार का था। उसके बारे में उन दोनों ने फैसला किया था कि 10-15 दिन बाद बेचेंगे, ताजा ताजा बेचने में कहीं फंस ना जाए। खाना खाने के बाद दोनों का नशा लेवल में आया कुछ। बर्तन वगैरह उठाकर धोए और छोटे से किचन में रखकर राजू मिलावत बोला, भट्टी चाय बना। पागल हो गया? विस्की के बाद चाय? विस्की के बाद ही चाय का मजा कुछ और ही होता है। तुझे भी पता है कि मैं पीता हूँ। बना ले, पी ले। बर्तन मैंने धोए हैं, चाय तू बनाकर पिला। साला बनिए की तरह हर बात का हिसाब रखता है, मुकेश भट्टी मुंह बनाकर बोला। आग पर चाय बोलती देखकर तो मेरा नशा ही उतर जाएगा। औरतें भी तेरे से कम बोलती हैं, तू तो। तभी दरवाजे पर आहट हुई। दरवाजा खुला ही था। दोनों की निगाहें दरवाजे की तरफ उठ गई। भीतर प्रवेश करने वाला शख्स शिवराम था। शिवराम उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। कैसे हो मेरे मुन्नो? ओ शिवराम, आप आप हमारे यहाँ कैसे? हैरानी है, राजू मिलावत के होंठों से निकला। भीतर आइए, बैठिए। भट्टी ने तुरंत कुर्सी आगे की। शिवराम आगे बढ़ा और कुर्सी पर आ बैठा। चाय बना उस्ताद के लिए, राजू मिलावत बोला। आज तो भगवान हमारे यहाँ पधारे हैं। मुकेश भट्टी फौरन किचन में प्रवेश कर गया। उस्ताद, मिलावत ने कहा, वो भी है? वो क्या? लाल परी, गिलास में डालूं? मजा आ जाएगा। बस हुक्म की जरूरत है। नहीं, चाय का मूड है, लाल परी का नहीं, शिवराम ने कहकर सिगरेट सुलगा ली। कुछ ही पलों में चाय का एक गिलास शिवराम के हाथ में था, एक राजू मिलावत के। भट्टी विस्की के बाद कभी भी चाय नहीं पीता था। क्या कर रहे हो आजकल तुम लोग? शिवराम ने चाय का घूंट भरा। बस उस्ताद, किसी तरह जुगाड़ करके काम चला रहे हैं। राजू मिलावत ने भी चाय का घूंट भरा। आपसे कहा तो था उस्ताद कि कभी अपने साथ हमें भी सेवा का मौका देना, 2 पैसे हम भी कमा लेते। लगता है भूल गए आप हमें। मुकेश भट्टी ने चमचागिरी भरे अंदाज में कहा। भूला नहीं हूं, याद है मुझे, तभी तो आना पड़ा, शिवराम ने एहसान भरे स्वर में कहा। ओह, तो उस्ताद हमें माल कमाने का मौका दे रहे हैं? फिर तो हमारे भाग्य खुल गए। उस्ताद ने हमारा ध्यान तो रखा। राजू मिलावत ने जल्दी से सिर हिलाया। ये कोई बड़ा काम नहीं है जो तुम्हारे लिए रखा है, शिवराम ने चाय की घूंट भरकर कहा। यूं समझो कि ये छोटा सा काम तुम लोगों की परीक्षा है।
अगर सफल रहे तो अगली बार जल्दी ही लाखों के काम में तुम्हारा हाथ डलवा दूंगा। ऐश करोगे सारी जिंदगी। उस्ताद, अब तो हम तुम्हारे ही भरोसे हैं, राजू मिलावत ने फौरन कहा। हुक्म दो उस्ताद, काम क्या है? मुकेश भट्टी बोला। खास नहीं है, खास तौर से तुम लोगों के लिए ही है। कल एक खास जगह पर मुनासिब वक्त पर तुम दोनों को कुछ ऐसा करना है कि 5-7 मिनट के लिए ट्रैफिक जाम हो जाए। बस इतना सा काम है? हाँ, यही काम है। इसके लिए तो हम छोटा सा एक्सीडेंट कर देंगे, राजू मिलावत ने कहा। कार चोरी करके और बाद में वहां से खिसक लेंगे। इसमें तो जरा भी दिक्कत नहीं है। शिवराम मुस्कुराया। वास्तव में समझदार हो। समझदार तो हम हैं ही, परंतु अपनी समझदारी दिखाने का हमें मौका नहीं मिल रहा उस्ताद। मौका तुम्हें मैं दूंगा, बस ये काम सफलता से निपटा देना। ये तो हुआ ही समझो। उस दौरान पीछे वाला कोई भी वाहन गुजरना नहीं चाहिए। शिवराम ने जैसे उन्हें याद करवाया। नहीं गुजरेगा। इस काम के लिए मैं तुम दोनों को 10,000 रुपए दूंगा। इसकी क्या जरूरत है उस्ताद, तुम्हारा आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है। नहीं, इंसान को उसकी मेहनत के पैसे अवश्य मिलने चाहिए। जैसी उस्ताद की इच्छा। वैसे वो खास जगह और मुनासिब वक्त के बारे में तो बता दो, ताकि कल दोपहर को काम करना है। अब के बाद हर समय घर पर ही रहना। कल दिन निकलने के बाद मैं किसी भी समय यहाँ आकर तुम दोनों को ले जाकर वो जगह भी दिखा दूंगा और समझा दूंगा। ठीक है, हम घर पर ही मिलेंगे, मुकेश भट्टी बोला। लेकिन उस्ताद, अगली बार किसी मोटे माल का चक्कर हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। हमारे सारे क्लेश कट जाएंगे। इस इम्तिहान में पास हो जाओ तो जल्द ही तुम्हें लाखों के ढेर पर पहुंचा दूंगा। शिवराम चाय समाप्त करके उठ खड़ा हुआ। एक बात पूछूं उस्ताद, राजू मिलावत ने दबे स्वर में कहा। क्या? सब ठीक तो है ना? क्या मतलब? मतलब कि 5-7 मिनट के लिए ट्रैफिक जाम करना है खास वक्त पर, बड़ा लफड़ा है क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं है। कल मेरे खास दुश्मन ने वहां से गुजरना है। उसके साथ सिक्योरिटी होगी। मैं सिक्योरिटी को पीछे रोक कर दुश्मन को अकेले में पकड़कर खत्म कर देना चाहता हूँ। ओह, मुकेश भट्टी फौरन बोला। हमें मौका दो उस्ताद, साले को हम निचोड़ देते हैं। नहीं, ये काम मैं खुद कर लूंगा। तुम्हें जो कहा है उसे जहन में रखो और हर वक्त घर पर ही रहना। मैं कभी भी किसी भी वक्त आ सकता हूँ, शिवराम ने सामान्य स्वर में कहा। हम हर समय हाजिर रहेंगे उस्ताद। शिवराम बाहर निकल गया। दो पल वहां खामोशी रही। राजू मिलावत और मुकेश भट्टी एक दूसरे को देखते रहे। शिवराम हमसे क्या करवा रहा है, सुना तूने? मुकेश भट्टी बोला। सुना। समझा भी या नहीं? समझा, राजू मिलावत ने विचार भरे स्वर में कहा। उल्लू का पट्टा हमें गधा समझता है कि दुश्मन को खत्म करने के लिए ट्रैफिक रुकवा रहा है, क्योंकि पीछे सिक्योरिटी होगी उसकी। पट्टा किसी लंबे चक्कर में है। वो तो जाहिर ही है। लंबा चक्कर क्या हो सकता है? लंबा चक्कर जो भी हो, लेकिन लंबा ही है। हमें चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। 5-7 मिनट के लिए ट्रैफिक रुकवाने का काम हम 2-3 हजार में भी कर देते। शिवराम के लिए मुफ्त में भी कर देते। फिर भी साला हमें 10,000 की हवा दे गया। इस काम के लिए शिवराम आसानी से 10,000 देने वाला नहीं है। मैं भी यही सोच रहा हूं। ये शिवराम कहीं हमें मुसीबत में तो नहीं फंसा रहा? क्या मुसीबत में फंसाएगा हमें? जाने वो वहां क्या कर रहा है। ट्रैफिक रोकने के चक्कर में कहीं लंबे लफड़े में ना फंस जाए। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर हम ट्रैफिक जानबूझ कर तो रोकेंगे नहीं। एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट तो किसी का भी कहीं भी हो सकता है। लेकिन कार तो चोरी की होगी, वहां हम फंस सकते हैं।
वैसे तो एक्सीडेंट के 5-7 मिनट बाद हमें खिसक ही जाना है। फिर भी अगर अपनी सुरक्षा की चिंता है तो कार किराए पर ले लेंगे। चोरी का मामला भी सिद्ध नहीं होगा हम पर। किराए की कार वहां छोड़कर खिसकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। शिवराम जाने किस चक्कर में है। हो सकता है कि किराए की कार के दम पर पुलिस हम तक आ पहुंचे। किराए की कार हासिल करते समय हम नाम पता तो गलत लिखवा सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर छोड़कर भागना पड़े तो भी ठीक, वहीं रहना पड़े तो भी ठीक। अपने लखन से कह देंगे, वो किराए की कार देने के लिए दलाली का धंधा करता है अपने मालिक के लिए। वो गलत नाम पते से हमें कार ला देगा। किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं खड़ी होगी। बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। दोनों के बीच चंद पलों की खामोशी रही। अब जरा बताओ कि शिवराम किस फिराक में है, मुकेश भट्टी बोला। मेरे ख्याल में पीछे वालों को रुकवा कर आगे जा रहे को पकड़ना चाहता होगा। तुम्हारा मतलब कि अपहरण? हाँ। हाँ, हो सकता है। परंतु ये भी तो संभव है कि कोई चीज सिक्योरिटी में जा रही हो। सिक्योरिटी को हमारे द्वारा रुकवा कर वह उस चीज को कब्जाना चाहता हो। मुकेश भट्टी बोला। हाँ, ये भी हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो किसी बैंक का पैसा हो। बैंक का पैसा होगा तो 20-40 लाख से कम क्या होगा। और शिवराम 10,000 देकर ही हमें ठंडे ठंडे बिठा बिठा देना चाहता है। अभी इस बात को हम शिवराम से नहीं कह सकते, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि शिवराम किसी बड़े फेर में है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो फेर हमें मालूम हो जाना चाहिए। क्यों? भट्टी ने मिलावट की तरफ देखा। शायद हम उस फेर को अपनी तरफ फेर लें। इंसान को बड़ा बनने की चेष्टा तो करनी ही चाहिए। वो शिवराम है और हम दो हैं। उसके साथ यकीनन इस काम में और होंगे। राजू मिलावट के चेहरे पर मुस्कान फैलती चली गई। बड़ा माल हाथ पर हाथ रखे बैठने से नहीं मिलता। खतरा तो उठाना ही पड़ता है। और फिर हम क्या किसी से कम हैं? माना कि आज तक बड़ा काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हौसले तो बुलंद हैं। हाँ, मुकेश भट्टी ने सिर हिलाया। ये बात तो 16 आने सही है। तो अब क्या किया जाए? वही जो शिवराम कहता है, मुकेश भट्टी ने कहा। फिर फिर इस बात का पोस्टमार्टम किया जाए कि शिवराम ने क्या किया। सब कुछ जानने के बाद सोचेंगे कि क्या करना है। पहले मामला तो आगे बढ़े। भट्टी ने भट्टी ने माम भट्टी ने फैसला सुना दिया। अगला दृश्य। शिवराम कुछ दूर खड़ी कार में आ बैठा। ड्राइविंग सीट पर देवराज चौहान मौजूद था। उसने कार आगे बढ़ा दी। मिले वो दोनों? क्या नाम बताया था तुमने उनका? राजू मिलावत और मुकेश भट्टी। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मिले, बात हुई, मामला फिट हो गया। वो हर समय तैयार रहेंगे। काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे देंगे। देवराज चौहान ने शिवराम को देखा। हाँ, बड़े तेज हैं दोनों। इस लालच में वो और भी बढ़िया काम करेंगे कि अगली बार मैं उन्हें लाखों बनाने का मौका दूंगा। ट्रैफिक जाम करवाना मामूली काम है उनके लिए। कल सुबह उन्हें ले जाकर मैं जगह दिखा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा। तुम बता देना मुझे कि सब कैसे होगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हम? एकाएक शिवराम ने बेचैनी से पूछा। सफल हो जाएंगे ना देवराज चौहान? हाँ। उन अरबों के हीरे जवाहरात के मालिक हम बनेंगे ना? शिवराम व्याकुल था। अगर ऊपर वाले ने हमारे मामले में दखल ना दिया, अचानक आई विपदा हमारे सिर पर ना टूटी, तो हमारी योजना 100% सफल होगी। देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। ये ऊपर वाला हमारे बीच आकर क्या करेगा? उसे क्या जरूरत है हमारे काम में दखल देने की? वो भी कभी कभी दखल दे देता है, बना बनाया खेल बिगाड़ देता है। शिवराम ने लंबी सांस ली।
अब आखिरी मौके पर तुम दिल धड़काने वाली बातें कर रहे हो। नहीं शिवराम, मैं तुम्हें वो तस्वीर दिखा रहा हूं जिसका एहसास तुम्हें नहीं है। वैसे चिंता मत करो, मुझे पूरी आशा है कि हम सफल ही होंगे। जो भी काम किया जाता है विश्वास के साथ किया जाता है, तभी सफलता मिलती है। शिवराम ने हाथ जोड़कर कार की छत को देखा। हे भगवान, हमारे काम में दखल मत देना। देना तो हमारे भले के लिए ही देना। देवराज चांद के होंठों पर मुस्कान फैलती चली गई। पहले कभी भगवान को याद किया है? नहीं। बड़े मतलबी हो। अब तो भक्तों की तरह बात कर रहे हो। देर आए दुरुस्त आए। शिवराम मुस्कुरा पड़ा। यह काम ठीक ठाक निपट गया तो फिर घर में मंदिर ही बनवा लूंगा। मेरे घर में भगवान ही भगवान होंगे। वो भी खुश, मैं भी खुश। कौन से भगवान की बात कर रहे हो? धरती के भगवान दौलत की या ऊपर वाले भगवान की? भगवान भगवान ही होता है, धरती का हो या ऊपर वाला। शिवराम हंस पड़ा। अगला दृश्य। सुंदरलाल लिंक रोड स्थित अपने गैराज पर पहुंचा। तब रात के 11 बज रहे थे। आसपास की दुकानें बंद थी। शायद किसी पान वाले की दुकान खुली थी। स्ट्रीट लाइट रोशन थी। कुछ साल पहले जब सुंदरलाल ने गैराज के लिए जगह ली थी तब इलाका अधिकतर खाली और सुनसान था। परंतु अब इलाका पूरा भर चुका था। उसकी जगह की कीमत भी बढ़ बढ़ गई थी। परंतु गैराज वाली जगह को बेचने का ख्याल उसे कभी नहीं आया था। जेब से पुरानी और मोटी चाबी निकालकर उसने लोहे का 40 फीट चौड़ा गेट खोला और भीतर प्रवेश कर गया। सामने ही लोहे की चादरों से 500 गज जगह को हॉल कमरे का रूप दिया गया था और ठीक आधे में पार्टीशन कर रखा था। पार्टीशन के बीच भी बड़ा सा दरवाजा था। सुंदरलाल ने बाहरी चादरों वाला दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश करने के बाद माचिस जलाकर मेन स्विच को ऑन करके दूसरा स्विच ऑन किया। गैराज रोशन हो उठा। गैराज में मौजूद 5-6 लाइटें उसने जला दी। सुंदरलाल महीने 2 महीने में गैराज का चक्कर लगा जाता था। इस इलाके में आज 500 गज जगह काफी ज्यादा कीमत की थी। सुंदरलाल को मनी मन तसल्ली थी कि उसके पास कुछ है, चाहे वह जमीन की शक्ल में ही क्यों ना हो। बुढ़ापे में यहाँ पर कोई काम कर लेगा। शॉपिंग सेंटर खोलकर दुकानें निकालकर मोटा पैसा बना लेगा। सुंदरलाल ने गैराज के पहले वाले हिस्से में निगाह मारी। काफी हद तक गैराज साफ ही था। थोड़ा बहुत कबाड़ पड़ा था जिसे वो घंटे भर में ही साइड कर सकता था। सुंदरलाल आगे बढ़ा और 250 गज का हिस्सा पार करके पार्टीशन वाले हिस्से को खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। पहले वाले हिस्से की अपेक्षा वो हिस्सा साफ था। एक तरफ केबिन बना रखा था जहां कभी वो बैठता था। यहाँ की लाइटें उसने पहले ही जला दी थी। सुंदरलाल ने मन ही मन सोचा कि बख्तरबंद ट्रक को यहाँ रखा जा सकता है। उसके बाद सुंदरलाल गैराज की सफाई में व्यस्त हो गया। 1.5 घंटा लगाया उसने और गैराज की काम चलाऊ सफाई कर दी। इतना करके वो थक कर चूर हो गया था। ऐसे काम करने का आदी नहीं था वो। सुंदरलाल अब आराम से बैठकर सिगरेट पीने की सोच ही रहा था कि ठिठक गया। बाहर कदमों की आहट गूंजी। सुंदरलाल की निगाहें प्रवेश करने वाले द्वार पर जाकर ठहर गई। भीतर प्रवेश करने वाले को देखकर उसने गहरी सांस ली। आने वाला जीवनलाल मेहता था। सरकारी नौकरी से रिटायर्ड था। पड़ोस की बिल्डिंग उसकी ही थी जो कि बरसों पहले काफी सस्ते दामों में खरीद ली थी और अब काम आ रही थी। आगे की दुकानें किराए पर दे दी थी और एक दुकान उसके पास थी जिसमें वो ड्राई क्लीन का काम करता था। जबकि उसके उसे काम करने की जरूरत नहीं थी। पास में पैसा था। परंतु वक्त बिताने के लिए कोई तो काम उसे चाहिए था। 62 साल की उम्र थी उसकी। बीवी थी, 2 बच्चे थे। दोनों की शादी कर चुका था। एक हिंदुस्तान से बाहर रहता था, दूसरा बंबई में ही कहीं काम करता था। सुंदरलाल से जीवनलाल मेहता की पटती थी। दोनों में काफी पुरानी पहचान थी। मेहता सुंदरलाल के बारे में सिर्फ इतना ही जानता था कि कहीं और उसने गैराज खोल रखा है, क्योंकि पहले वो गैराज चला नहीं था। मजबूरन उसे काम की जगह शिफ्ट करनी पड़ी। जीवनलाल मेहता सुंदरलाल को देखकर मुस्कुराया। वो नाइट सूट में था।
सुंदरलाल भी मुस्कुराया और करीब ही मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। कैसे हैं आप मेहता साहब? सही, एकदम ठीक। तुम सुनाओ। कट रही है। इतनी रात को आप यहाँ कैसे? सुंदरलाल ने सिगरेट सुलगा ली। मेरा क्या है? मेहता कुर्सी खींचकर उसके पास बैठता हुआ बोला। बूढ़ा आदमी हूं। रात भर में 4 घंटे भी सो लिया तो बहुत है। बुढ़ापे में नींद ही कहाँ आती है। ऊपर से देखा कि लाइट जल रही है तो सोचा चक्कर लगा आया हूं। पहरेदारी भी हो जाएगी, तुम हो या तो मुलाकात भी हो जाएगी। और सुनाओ, काम कैसा चल रहा है? आजकल कुछ ठीक नहीं है। क्यों? क्या मालूम। सोचता हूँ कि यहाँ गैराज खोल दूं दोबारा। अब तो ये भरा पूरा इलाका है, काम ठीक ठाक चलेगा यहाँ। मेरा इरादा तो कल से ही काम शुरू कर देने का है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? जीवनलाल मेहता तुरंत बोला। पहले की बात और थी। नया इलाका था इसलिए काम नहीं चला, लेकिन अब चलेगा, मेरी गारंटी। तुम्हारे आ जाने से मुझे बहुत खुशी होगी। कब काम शुरू करने का प्रोग्राम है? कल से। कल से? मेहता खुश हो गया। मेहता खुश हो उठा। वाह, फिर तो मजा आ गया। मेरे बगल में भी रौनक हो जाएगी। गैराज बंद देखकर कई बार मेरे मन में दुख होता था कि इतनी बढ़िया जगह खाली पड़ी है। चलो, ये अच्छा हुआ कि तुम कल ही आ रहे हो। कल गैराज का सामान और मेरे सारे मिस्त्री आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ ठीक ठाक करने के पश्चात 3-4 दिन में काम शुरू कर दूंगा। सुंदरलाल ने कहा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेहता वास्तव में खुश था। जवाब में सुंदरलाल मुस्कुराया। यहाँ आकर मेरा एक काम कर देना, एकाएक मेहता बोला। क्या? कोई सस्ती बढ़िया कार हाथ लगे तो मुझे दिला देना। तुम्हारे होने का कुछ तो फायदा हो। मेहता हंसा। जरूर, बढ़िया सौदा हाथ लगा तो आपको दिलवा दूंगा। कमीशन नहीं दूंगा भाई। मेहता साहब। सुंदरलाल सिगरेट समाप्त करके उठ खड़ा हुआ। कमीशन भला आपसे ही लेनी है? आप तो मेरे पड़ोसी हो, फिर पुरानी पहचान के हो। जा रहे हो? हाँ, काफी वक्त हो गया। कल मुलाकात होगी। मेहता को विदा करके उसने गैराज बंद किया और अपनी पुरानी कार की तरफ बढ़ गया। गैराज की लाइटें उसने जलती छोड़ दी। वापसी के समय सुंदरलाल के दिमाग में एक ही बात थी कि बख्तरबंद ट्रक के आते जीवनलाल मेहता कभी भी उनके लिए खतरा बन सकता था। मेहता के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता थी। अगला दृश्य। 10 बजे रजत सेठी घर पहुंचा। तब वो नशे में धुत था। बच्चे सो चुके थे। सविता और नीरा के साथ खाना खाया, फिर नीरा के साथ बेडरूम में चला गया। ये उसका रोजमर्रा का नियम था। सविता बच्चों के साथ दूसरे कमरे में लेट गई। सब कुछ खामोशी के साथ सहना पड़ रहा था उसे। एक तरफ पति था तो दूसरी तरफ बहन। अपना दुखड़ा रोती भी तो कैसे, किसके सामने? 12 बजे रजत सेठी नीरा से निपटा और बाथरूम में जाकर नहाया। अब वो नींद ले लेना चाहता था। उसे अकेले सोने की आदत थी, इसलिए रात को नीरा सविता के साथ सो जाती थी। दोनों बहनों में कोई खास बात नहीं होती थी। तनाव की बहुत बड़ी दीवार थी दोनों के बीच। रजत सेठी तब सोने की तैयारी में था कि कॉल बेल बज उठी। वो हैरान सा हुआ कि इतनी रात गए उसके पास कौन आया हो सकता है। मन में विचार उठा कि गांव से कहीं बाप या भाई ना आ गया हो, लेकिन इस विचार पर उसका दिल नहीं माना। आगे बढ़कर उसने दरवाजा खोला। भीतर से आ रही रोशनी में आने वाले का चेहरा देखकर वो चौंका। दरवाजे पर शिवराम खड़ा था। शिवराम भाई, तुम? रजत सेठी के होंठों से निकला। हाँ। शिवराम मुस्कुराया। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, सोचा मिला हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छा किया। रजत सेठी सकपकाया सा बोला। भीतर बैठे या बाहर ही आ जाओ? शिवराम ने उसकी बात काट कर कहा। रजत सेठी ने मन ही मन चैन की सांस ली। फिर भीतर की तरफ मुंह करके बोला। मैं जरा बाहर जा रहा हूं, कुछ देर बाद आऊंगा।
इसके साथ ही शिवराम के साथ अंधेरे में गली में बढ़ गया। शिवराम भाई, आजकल कुछ ज्यादा ही कड़की चल रही है, इसलिए तुम्हारा 3,000 रुपया लौटा नहीं पा रहा हूं। पैसा हाथ में आते ही मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा। मैं पैसा लेने नहीं आया। 3,000 जैसी रकम के लिए मैं किसी के दरवाजे पर नहीं आता। तो तुझसे मिलने आया हूं। खास तौर पर मुझसे मिलने? रजत सेठी ने हैरानी से कहा। हाँ। रजत सेठी ये कहने की हिम्मत न जुटा सका कि उसे उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं कि वो महज उससे मिलने की खातिर आया। दोनों गली के मोड़ पर मौजूद कार के पास पहुंचे। ड्राइविंग सीट पर देवराज चौहान मौजूद था। शिवराम कार का दरवाजा खोलकर बोला, बैठो। मैं? रजत सेठी ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। हाँ, तुमसे ही कह रहा हूं। ऐतराज है कोई? शिवराम ने तीखे स्वर में कहा। नहीं। घबरा कर रजत सेठी कार में बैठ गया। शिवराम भी कार में बैठा। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? रजत सेठी के होश उड़ गए थे। सब्र रख, मरा क्यों जा रहा है? तुझसे कुछ बात करनी है। उसके बाद रजत सेठी कुछ नहीं बोला। 10 मिनट बाद देवराज चौहान ने कार को सड़क के किनारे रोककर इंजन बंद किया और सिगरेट सुलगा ली। तब शिवराम बोला, ये मेरा दोस्त है रजत। इसकी बात सुन, और सुनने से पहले सुन ले कि जो काम हम तुम्हें कह रहे हैं वो तुझे हर हाल में पूरा करना है। रजत सेठी ने सहमति में सिर हिला दिया। देवराज चौहान ने रजत सेठी के चेहरे पर भरपूर निगाह मारी। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी कार के भीतर पड़ रही थी। रजत सेठी का चेहरा घबराहट से भरा पड़ा था। शिवराम को वो अच्छी तरह जानता था कि वो कितना खतरनाक और बुरा इंसान है। अब तो याद भी नहीं कि कब उसका शिवराम से याराना हुआ था। उसके बाद दुआ सलाम का सिलसिला यदा कदा चलता ही रहता था। जरूरत पड़ने पर रजत सेठी शिवराम से थोड़े बहुत पैसे उधार भी ले लेता था और वापस करता रहता था। परंतु पिछले 8-10 महीने पहले 3,000 रुपया लिया था, जिसे वो वापस नहीं दे पाया था। बहरहाल उसे अब इस बात का एहसास हो रहा था कि शिवराम जैसे इंसान से उसे दुआ सलाम नहीं रखनी चाहिए थी। देवराज चौहान की आवाज सुनकर उसकी विचारधारा टूटी। क्या नाम है तुम्हारा? रजत। रजत सेठी। परिवार में कौन कौन है? बीवी, 2 बच्चे और साली। साली की शादी करनी है। रजत सेठी ने जैसे अपना दुखड़ा सुनाया हो। उसके माँ बाप भाई वगैरह शादी क्यों नहीं करते? देवराज चौहान ने पूछा। कोई है नहीं, इसलिए ये काम मुझे करना पड़ेगा। हम्म। करते क्या हो? एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के कार्गो में ड्राइवर हूं। बड़े बंद ट्रक चलाता हूं। पहले कभी कार्गो में ही मैकेनिक हुआ करता था, परंतु खास पैसा नहीं बन पाता था। फिर किसी तरह ड्राइविंग सीख कर रिश्वत से कार्गो का ट्रक ड्राइवर बन गया। तनख्वाह भी ठीक है और कभी कभी ऊपर से माल बन जाता है। एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के कार्गो में कितने बख्तरबंद ट्रक हैं वहां? क्षणिक सोच के पश्चात सेठी बोला, 25 तो फुल बॉडी के बख्तरबंद ट्रक होंगे और 15 के करीब खुले। कहकर उसने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। और ऐसे कितने हैं जिनका पीछे का दरवाजा बटन बंद करने के लिए ड्राइवर के केबिन में ऑटोमेटिक सिस्टम हो कि बटन दबने से पीछे वाला दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाए? ऐसे 8 बख्तरबंद ट्रक हैं। 8? देवराज चौहान ने सोच भरी निगाहों से उसे देखा। हाँ। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। रजत सेठी को भी तलब महसूस हुई। उसने शिवराम से सिगरेट लेकर सुलगा ली। कई पलों की चुप्पी के बाद देवराज चौहान बोला, तुम साली की शादी करने जा रहे हो? करनी तो है ही। रजत सेठी को नीरा का पड़ोसी लड़के से याराना याद आया तो नीरा के प्रति उसका मन खट्टा हो गया। वो बोझ सी महसूस होने लगी।
पैसे वगैरह का सब इंतजाम कर लिया होगा? रजत सेठी हिचकिचाया। देवराज चांद ने उसकी हिचकिचाहट फौरन नोट की। जवाब नहीं दिया तुमने? यहीं पर अड़चन आ रही है। पैसा। पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा शादी के लिए। फिर भी कुछ तो कर ही रखा होगा। कुछ भी नहीं है। अब तो तनख्वाह भी पूरी नहीं पड़ती। पैसा बचता ही नहीं है। कितना खर्चा है शादी में? शादी में? रजत सेठी ने होठों पर जीभ फेर कर देवराज चांद को देखकर सोचा, फिर कहा, कम से कम भी किया जाए तो 1 लाख 1.5 लाख लग ही जाएगा। अगर हम तुम्हें साली की शादी के लिए 2 लाख दे दें तो? देवराज चौहान की बात सुनकर रजत सेठी हड़बड़ा उठा। आ, आप दे दें? उसके होठों से निकला। हाँ, हम तुम्हें दे दें तो तुम हमारे लिए क्या करोगे? देवराज चांद गंभीर था। मैं आपके लिए हर काम कर दूंगा। जान की बाजी लगा। जल्दबाजी मत कर। सोच लो। हम तुम्हें बताते हैं कि हमें बदले में तुमसे क्या चाहिए। मंजूर हो तो कह देना, हाँ कर देना। नहीं तो हमारी बातों को भूल कर घर चले जाना। कोई जबरदस्ती तो है नहीं। हम जो कहें वो तुम्हें करना ही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? रजत सेठी ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। बोलूं? हाँ कहो। कल हमें एक ऐसा बख्तरबंद ट्रक चाहिए जो ऑटोमेटिक हो और ड्राइवर के केबिन से बटन दबाते ही पिछला दरवाजा खुद ब खुद बंद होता चला जाए। देवराज चौहान ने कहा। इसके लिए तो मुझे कार्गो से ट्रक की चोरी करनी होगी। रजत सेठी बोला। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम काम कैसे करते हो, चोरी करके या फिर किसी और ढंग से। हमें तो अपना काम पूरा होने से मतलब है। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। हमारा काम पूरा होने पर ही तुम्हें साली की शादी के लिए 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। रजत ने फौरन गर्दन हिला दी। ठीक है, बख्तरबंद ट्रक मिल जाएगा। साथ में तुम भी होने चाहिए। मैं? हाँ, ट्रक चलाने के लिए। कल के दिन हमें तुम्हारी जरूरत है। अच्छी बात है। मैं भी उस ट्रक के साथ रहूंगा। बाद में वो ट्रक वापस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? रजत सेठी चौंका। नहीं। जब मिलेगा तो कुछ समय बाद लावारिस कहीं खड़ा मिलेगा। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? मैं ट्रक चोरी करके अवश्य लाऊंगा, परंतु कार्गो के मेन गेट पर मेरे नाम की एंट्री हो जाएगी कि वो ट्रक मैं ले गया हूं। ड्राइवर हूं, इसलिए एंट्री करने वालों को उस समय तो मेरे ट्रक ले जाने पर किसी तरह का शक नहीं होगा। बाद में लंबे समय तक ट्रक ना होने पर बात खुलेगी तो मेरा नाम सामने आ जाएगा कि वो ट्रक मैं ले गया था। तब फंस जाऊंगा। बचने का कोई रास्ता तो होगा। नहीं, इस हालत में बचने का कोई रास्ता नहीं हो सकता। मेरी नौकरी तो जाएगी ही, और अगर ट्रक किसी खास गड़बड़ में शरीक हुआ तो पुलिस भी मुझे नहीं छोड़ने वाली। तुम ये भी तो कह सकते हो कि ट्रक चोरी हो गया। शिवराम बोला। ठीक है, यही कह दूंगा। रजत सेठी तुरंत बोला कि मैं कार्गो से चोरी छिपे, लेकिन मैं बिना वजह ट्रक क्यों बाहर ले गया? इस बात के कारण उनका शक मुझ पर पुख्ता हो जाएगा कि ट्रक जिस गड़बड़ में शामिल हुआ उसमें मेरा भी हाथ है। देवराज चौहान ने कश लिया। रजत सेठी ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ 2 लाख की खातिर अपनी नौकरी से हाथ धोऊं, साथ ही पुलिस के फेर में पड़कर खुद को खराब कर लूं, ये तो हद से ज्यादा महंगा सौदा है। रजत सेठी ठीक कह रहा था। देवराज चौहान और शिवराम की आंखें मिली। लेकिन हमें अपना काम हर हाल में पूरा चाहिए।
देवराज चौहान बोला। अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं? शिवराम का चेहरा कठोर हो उठा। हमें अपना काम पूरा चाहिए रजत सेठी, शिवराम गुर्राया। वरना शिवराम, देवराज चौहान ने टोका। शिवराम होंठ भींचकर खामोश हो गया। देवराज चौहान ने रजत सेठी को देखा। अब हम ये काम पूरा हुआ देखना चाहते हैं। बोलो कैसे होगा? सारे हालात तो आपको बता दिए हैं। ये काम पूरा होना संभव नहीं। तुम कहते हो 2 लाख में ये सौदा महंगा है? देवराज चौहान बोला। वो तो है ही। नौकरी जाएगी, फिर गुजारा कैसे करूंगा? ऊपर से पुलिस का दखल भी हो जाएगा। वैसे आप ट्रक का करना क्या चाहते हैं? रजत सेठी ने देवराज चौहान को देखा। जाहिर है, गैर कानूनी काम ही है। और उस ट्रक को मुझे ही चलाना है। मतलब कि गैर कानूनी काम में मेरा भी हिस्सा हो जाएगा। यानी कि 3-4 तरफ से एक साथ ही फंसूंगा। रजत सेठी ने आहत भाव से कहा। देवराज चौहान मन ही मन मुस्कुराया। रजत सेठी ने आने वाले हालात को फौरन ही भांप लिया था। मैं तुम्हें एक बढ़िया राय देता हूं। क्या? इस काम के बाद तुम ये शहर छोड़कर खामोशी से किसी दूसरे शहर में सेटल हो जाओ। अच्छी राय है। दूसरे शहर में रहूंगा कहाँ? खाऊंगा क्या? काम क्या करूंगा? इसका इंतजाम तुम्हें मैं कर देता हूं। कैसे? दूसरे शहर में सेटल होने के लिए तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे पास कितना पैसा होना चाहिए? रजत सेठी देवराज चौहान को देखता रहा। मुझे मत देखो, मेरी बात का जवाब दो। उसे हैरान सा देखकर देवराज चौहान बोला। कम से कम, रजत सेठी धीमे स्वर में बोला, कम से कम 10-15 लाख तो होना ही चाहिए। मैं तुम्हें 20 दूंगा, देवराज चौहान बोला। 20? रजत सेठी का मुंह खुल गया। हाँ। क्या 20? 20 लाख रुपया। तुम मुझे 20 लाख रुपया दोगे उस काम के बदले जो तुमने मुझे करने को कहा है? हाँ, उस काम के बदले। तुम फंसो नहीं, पुलिस के चक्कर में मत पड़ो। एक काम के लिए, यानी कि तुम्हें हर मुसीबत से छुटकारा देने के लिए। 20 लाख में तुम किसी भी नए शहर में अच्छी जिंदगी शुरू कर सकते हो। घर लेकर कोई काम कर सकते हो, साली की शादी कर सकते हो। रजत सेठी ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। हाँ, सब कुछ कर सकता हूं। मतलब कि तुम अब हमारे साथ हो? हाँ, लेकिन 20 लाख? हमारे साथ हो तो चिंता मत करो, मिल जाएगा। हम जो भी काम कर रहे हैं दौलत के लिए ही कर रहे हैं। रजत सेठी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसे खामोश पाकर शिवराम के होंठ भिज गए। अब क्या तेरी मां मर गई जो? नहीं, रजत सेठी जल्दी से बोला। मैं सोच रहा था कि कल काम करना है। उसके बाद ट्रक के गायब होने की खबर फैलते देर न लगेगी। मेन गेट की एंट्री से पता चलेगा कि वो मैं ले गया हूं। परंतु मैं तो मिलूंगा नहीं, और पुलिस मेरे घर वालों को परेशान करेगी। शिवराम ने होंठ सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा। यह ठीक कहता है। तो फिर? शिवराम के होंठों से सवाल निकला। पुलिस पीछे से इसके घर वालों को परेशान करती रहे, ये ठीक नहीं होगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु अब आधी रात बीत रही है। कल हमने काम करना है। इतनी जल्दी इसके परिवार के रहने का इंतजाम भी नहीं किया जा सकता, और करना भी जरूरी है। शिवराम ने रजत सेठी को देखा। तेरा कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है? शहर में नहीं है। अगर परिवार वालों को अभी बस में बिठाकर गांव अपने बापू के पास भेज दूं तो तब भी मामला नहीं जमेगा। आखिरकार पुलिस गांव में मेरी तलाश में जाएगी। पट्टा, शिवराम मुस्कुराया। मिनट में ही हर तरफ की सोच लेता है। कोई यार दोस्त? देवराज चौहान ने पूछा।
है, परंतु इस मामले में किसी यार दोस्त पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट खिड़की से बाहर उछाल दी। अब इसके परिवार का क्या इंतजाम किया जाए? शिवराम ने देवराज चौहान से पूछा। देवराज चौहान ने डैशबोर्ड का खाना खोला और 100 के नोटों की गड्डी निकालकर रजत सेठी की तरफ बढ़ाई। अब बोला, इसे लो और अपने परिवार वालों को किसी मध्यम वर्गीय होटल में ठहरा दो। कम से कम पुलिस तुम्हारे परिवार की तलाश में होटलों की खाक नहीं छानेगी। होटल का जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। रजत सेठी ने 10,000 की गड्डी थाम ली। अपने परिवार को होटल पहुंचाने का काम तुम्हें रात में ही करना है, देवराज चौहान बोला। दिन का उजाला होने तक तुम्हें अपने घर पर ही होना चाहिए। हम आएंगे, तुम्हें सारा काम समझाना है। ठीक है, रजत सेठी ने सिर हिलाया। अपने परिवार वालों से क्या कहोगे? कि शिवराम ने पूछना चाहा। मैं उन्हें समझा दूंगा, रजत सेठी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। असल बात मुंह से मत निकालना, बच्चा नहीं हूं मैं। देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की और वापस मोड़ दी। रजत सेठी का दिमाग तो 20 लाख को लेकर हवा में उड़ रहा था। 20 लाख हाथ में आ जाए तो किसी भी दूसरे शहर में जाकर शान से जिंदगी बिता सकता था, और उसे इस बारे में तो पूरा विश्वास था कि पुलिस कभी उसकी परछाई भी छू नहीं पाएगी। उसे ये सौदा बहुत सस्ता लग रहा था। देवराज चौहान ने गली के मोड़ पर कार रोकी। गड्डी कपड़ों में छुपाकर रजत सेठी कार से उतर गया। याद है ना तुम्हें? शिवराम बोला। दिन के उजाले के साथ तुम्हें घर पर मौजूद रहना है। हाँ हाँ, मैं मिलूंगा। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। समझदार है, देवराज चौहान बोला। कौन, रजत सेठी? हाँ, कमीना है बड़ा, शिवराम मुंह बनाकर बोला। एक बार मेरे साथ बैठा नशे में, कह गया कि बीवी की मौजूदगी में ही साली को रगड़ता है और बीवी को घुड़क कर रखता है। अपनी जाती जिंदगी में जो मर्जी करे, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुम कहाँ जाओगे? क्यों? मैंने तो सुंदरलाल से मिलना है, उसका गैराज देखना है। तुमने चलना है तो चलो। मैंने तो देख रखा है गैराज। तो फिर मैं हो आता हूँ, सुंदरलाल होटल में मिलेगा। मैं कहाँ जाऊं? कहीं भी, लेकिन सुबह 7 बजे तक मेरे फ्लैट पर आ जाना। ठीक है, लेकिन तुमने बताया नहीं कि सब कुछ कैसे किया जाएगा। और कल इसी बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पहले ये काम निपट लेने दो। अच्छी बात है। देवराज चौहान ने शिवराम को करीब के एक टैक्सी स्टैंड पर उतारा। अगर मेरी जरूरत हो तो साथ चलूं? शिवराम ने एकाएक पूछा। नहीं, गैराज देखने में तुम्हारी जरूरत नहीं, मैंने वहां सिर्फ नजर मारनी है। ठीक है, सुबह 7 बजे मिलूंगा। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान जब होटल पहुंचा तो सुंदरलाल को इंतजार करते पाया। अगला दृश्य। सुंदरलाल देवराज चौहान को लेकर गैराज पहुंचा। देवराज चौहान को गैराज पसंद आया, खासतौर से 2 भागों में बटा गैराज। बख्तरबंद ट्रक को गैराज के पीछे वाले हिस्से में रखा जाना बेहतर होगा, देवराज चौहान बोला। मेरा भी यही ख्याल है, परंतु यहाँ पर हमें ट्रक के साथ कुछ दिन लग सकते हैं। हमारा आना जाना भी बराबर रहेगा। ऐसे में खाली पड़े गैराज पर हलचल होती देख कईयों की निगाहें इस तरफ हो जाएंगी। अवश्य, ऐसा तो होगा ही, और ऐसा होना हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। हाँ, किसी को भी मेरी हरकतों के बारे में शक न हो, इसके लिए इस जगह को गैराज का रूप देना बेहतर होगा। सुंदरलाल जैसे पहले से ही ये सोचे बैठा था। मतलब कि गैराज खोल दोगे? हाँ,
5-7 कारें जो कि बुरी हालत में होंगी, या कारों का ढांचा यहां लाकर कल ही डाल दूंगा और उन्हें ठीक करने में व्यस्त रहूंगा। देखने वालों को लगेगा कि गैराज फिर खुल गया है। हाँ, ऐसा करना ठीक होगा, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। एक बात से मैं तुम्हें आगाह कर देना चाहता हूँ। मेरा पड़ोसी है जीवनलाल मेहता। गैराज के प्रवेश द्वार के बगल में उसने ड्राई क्लीन की शॉप खोल रखी है। बगल वाली सारी बिल्डिंग उसी की है और बीवी के साथ रहता है। ताक झांक करने की उसकी आदत जरा ज्यादा है। सीधा सीधा वो गैराज में भी चला आता है। मेरी पुरानी पहचान का है। 60-62 साल की उम्र है उसकी। उससे हमें जरा सावधान रहने की जरूरत होगी। ये तो खतरे वाली बात है। वो हमारी हरकतों को भांप सकता है। तभी तो उसके बारे में बताया है। देवराज चांद सिर हिलाकर रह गया। यहां पर कितने आदमी होंगे काम के बाद? सुंदरलाल ने पूछा। तुम, मैं, शिवराम और एक चौथा भी है। यानी कि 4। हाँ, 4 की तो कोई दिक्कत नहीं। 4 तो खप जाएंगे। एक दो मेरे साथ मैकेनिक बने रहेंगे। चौथा मैकेनिक का काम भी जानता है। शायद ट्रक या बड़ी गाड़ी ठीक कर सकता है। फिर चलेगा, सुंदरलाल ने लापरवाही से कहा। 2-4 दिन ड्रामा ही तो करना है। देवराज चौहान सुंदरलाल के साथ गैराज से बाहर और सड़क पर आया। बगल में ड्राई क्लीन की दुकान का बोर्ड लगा हुआ था। यही है जीवनलाल मेहता की दुकान। हम्म। ये तो ऐसे मौके पर है कि वो गैराज की आधी हरकतों पर निगाह रख सकता है। हाँ, सुंदरलाल के स्वर में हल्की सी बेचैनी आ गई। देवराज चौहान ने हाउंड सिकोड़ कर दाएं बाएं देखा। सुंदरलाल, ये तो भरा पूरा इलाका है। हाँ, दिन भर इस सड़क पर ठीक ठाक ट्रैफिक रहता होगा। आते जाते वाहन और लोग। हाँ, भीड़ रहती है यहाँ दिन में। देवराज चौहान की आंखों में चिंता उभरी। सुंदरलाल, जिस बख्तरबंद ट्रक को यहाँ लाना है वो कार्गो का काफी बड़ा ट्रक है। और दिक्कत की तो ये बात है कि उस पर एयर इंडिया लिखा होगा। इसमें दिक्कत की बात कहां से आ गई? इसलिए कि बाद में पुलिस द्वारा उस बख्तरबंद एयर इंडिया के ट्रक की तलाश की जा सकती है। और शायद वो तलाश बड़े पैमाने पर हो, क्योंकि हालात रंग ही ऐसे पकड़ेंगे। कल दोपहर को जब वो बख्तरबंद ट्रक गैराज में प्रवेश करेगा तो कईयों की निगाह उस पर पड़ेगी, क्योंकि उसके दाएं बाएं एयर इंडिया और कार्गो लिखा होगा। फिर तुम्हारा जीवन लाल मेहता तो गैराज में जाते बख्तरबंद ट्रक की जैसे तस्वीर खींचकर दिमाग में रख लेगा। फिर तुम्हारा जीवनलाल मेहता तो गैराज में जाते बख्तरबंद ट्रक की जैसे तस्वीर खींचकर दिमाग में रख लेगा, क्योंकि उसकी बॉडी पर एयर इंडिया कार्गो लिखा होगा। उस ट्रक की खोजबीन के लिए अखबारों और टीवी में सूचना भी दी जाएगी, क्योंकि तुम जब वैन को पीछे से चलती सड़क पर बख्तरबंद ट्रक में धकेलोगे तो यह दृश्य कई लोग देखेंगे। बात जल्दी ही खुल जाएगी कि एयर इंडिया के एक बख्तरबंद ट्रक में उस वैन को कहीं ले जाया गया है। सुंदरलाल ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो। सुंदरलाल ने 3-4 बार सिर हिलाया। इसका क्या बचाव किया जाए? तुम बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि इस बात से बचने का क्या रास्ता है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, देवराज चौहान ने कश लिया। सुंदरलाल की निगाहें देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। तुम जो भी हो बहुत पुराने खिलाड़ी हो, ये बात तुम्हारी आंखें जाहिर कर रही हैं। इस समय सिर्फ काम की बात करो। तुम्हारा नाम क्या है? दिन निकलने के पश्चात मालूम हो जाएगा। दोबारा पूछकर वक्त बर्बाद मत करना। दोनों के बीच कुछ लंबी खामोशी रही। एक विचार सूझा है, सुंदरलाल बोला।
क्या? कल दोपहर को अपना काम समाप्त करने के पश्चात उस एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक को किसी मुनासिब जगह की तलाश करके उसे वहां छिपा देंगे और रात का अंधेरा बढ़ते ही उसे गैराज में ले आएंगे। देवराज चांद ने इंकार में सिर हिलाया। नहीं, ऐसा कर पाना संभव नहीं है। क्यों? पहली बात तो यह है कि इतने बड़े बख्तरबंद ट्रक को कहीं छिपाया नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि रात होने पर हमने जो किया होगा सारी खबर फैल चुकी होगी। एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक की शाम से ही तगड़ी तलाश शुरू हो जाएगी। जगह जगह चेक पोस्टों पर सख्ती हो जाएगी। गश्ती पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आने लगेंगी। ऐसे में हम उस ट्रक को 2 किलोमीटर तक भी सुरक्षित नहीं ले जा सकेंगे और पुलिस के घेरे में होंगे। सुंदरलाल गहरी सांस लेकर रह गया। बिल्कुल सही बात पकड़ी तुमने। अभी हमारे पास समय है। सुबह तक कोई और रास्ता निकालेंगे। आओ, यहां से चलते हैं। कल 7 और 8 के बीच हम लोग तुम्हारे पास ही होटल में आएंगे। तब सारा प्लान और सारे हालात पर बैठकर गौर करेंगे। देवराज चौहान ने बात समाप्त करते हुए कहा। अगला दृश्य। बालकिशन ने रेस्टोरेंट के पीछे 2 कमरों का खूबसूरत सेट रहने के लिए बना रखा था। रहता नहीं था वो। उस समय आधी रात के बाद के 3:30 बज रहे थे। रेस्टोरेंट तो कब का बंद हो चुका था। बालकिशन गहरी नींद में था। 2 घंटे पहले ही विस्की चढ़ा कर आया था। अजीत खन्ना ने रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ से जाकर कॉल बेल बजाई। कम से कम 10 बार लंबी कॉल बेल बजाने के पश्चात भीतर से हलचल हुई। फिर कुछ पलों के बाद बालकिशन ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें सुर्ख थी, कुछ नशे के कारण, कुछ नींद के कारण। अजीत खन्ना को देखकर उसने दांत भींचे और गुस्से से गुर्रा उठा। तुम्हें अकल नहीं है कि यह मेरे सोने का वक्त है? अजीत खन्ना को मनी मन ताव आया, परंतु जब्त कर गया। ये वक्त मेरे भी सोने का ही है। अजीत खन्ना की आवाज में उखड़ापन था। तो फिर जाकर सो जाओ, यहां क्यों खड़े हो? विस्की की स्मेल के धमाके अजीत खन्ना की सांसों से टकरा रहे थे। तुमने मुझे किसी काम पर लगाया था और शाम को 4 बजे से मैं उसी काम के सिलसिले में भटक रहा हूं। भूल गए क्या? अजीत खन्ना ने माथे पर बल डालकर कहा। बालकिशन का क्रोध से भरा चेहरा कुछ ठीक हुआ। किस किस काम पर? शिवराम के बारे में मालूम करने के लिए कहा था कि वो क्या करता फिर रहा है। बालकिशन चौंका। ओह सॉरी खन्ना, मैं तो भूल ही गया था। आज कुछ ज्यादा पी लिए शायद। आओ, आओ भीतर आओ। अजीत खन्ना भीतर प्रवेश कर गया। तुम इस समय शिवराम के चक्कर में लौटे हो? बालकिशन ने असमंजस से कहा। हाँ। इतना समय लगाने की क्या जरूरत थी? 2 एक दिन में उसके बारे में पता चल ही जाता। मुझे वक्त लगाने का शौक नहीं है। मुझे भी नींद, आराम की जरूरत है। बालकिशन ने गहरी निगाहों से अजीत खन्ना को देखा। बात क्या है? मैंने कुछ खाया नहीं है। पहले खाने को दो और कम से कम 2 पैग विस्की। बहुत थका हुआ हूं। उसके बाद ऐसी बातें बताऊंगा कि तुम्हारा सब कुछ खड़ा हो जाएगा। अजीत खन्ना बोला। क्या? क्या खड़ा हो जाएगा? बालकिशन ने उसे घूरा। कान, सर के बाल, अकल के घोड़े, सब कुछ। बालकिशन ने देर नहीं लगाई। विस्की की बोतल और गिलास अजीत खन्ना के सामने रखा, फिर बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोया। सिर पर पानी डाला। कुछ होश आया उसे। नशा कम हुआ। फिर फ्रिज से खाने का सामान निकालकर उसके सामने रखा और खुद सिगरेट सुलगाकर बैठ गया। बोल। बालकिशन की प्रश्न भरी निगाह अजीत खन्ना पर जा टिकी। अजीत खन्ना तब तक एक पैग ले चुका था और दूसरा तैयार कर रहा था। तब उसे दिन भर की भाग दौड़ से पैदा हुई थकावट कुछ कम महसूस हो रही थी। शिवराम किसी भारी फेर में है। साफ बता। साफ तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लफड़ा तगड़ा है।
अजीत खन्ना ने सिर हिलाया। कैसे? बालकिशन के वास्तव में कान खड़े हो गए। अजीत खन्ना ने शिवराम की सारी कार्रवाई बताई। सुनकर बालकिशन के चेहरे पर अजीब से भाव विद्यमान होते चले गए। शिवराम के साथ कौन रहा? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, परंतु इतना कह सकता हूं कि उसके सामने शिवराम कुछ दबा दबा सा रहता था, और शिवराम जैसा इंसान यूं ही किसी के सामने दबने वाला नहीं है। बात तो सही है, लेकिन वो हो कौन सकता है? बालकिशन के होंठ सिकुड़े। अजीत खन्ना ने विस्की का घूंट भरा और साथ ही टेबल पर रखे खाने के सामान को हजम करना शुरू भी कर दिया। उसे वास्तव में भूख लग रही थी। विस्की ने भूख और तेज कर दी थी। खन्ना, उसका हुलिया बता। अजीत खन्ना ने देवराज चौहान का हुलिया बताया, परंतु हुलिया सुनकर बालकिशन को कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी समझ में तो इस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं आ रहा। वैसे तो देखने में कोई खासियत नजर नहीं आती थी उसमें, परंतु मेरी आंखें यह पहचानने में धोखा नहीं खा सकती हैं कि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, अजीत खन्ना ने दृढ़ स्वर में कहा। बालकिशन गहरी सोच में डूब गया, फिर सिर हिलाकर बोला, हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो वो दोनों सुंदरलाल से मिले, ठीक है ना? हाँ। सुंदरलाल जैसे इंसान से यूं ही नहीं मिला जाता। उसके बाद वो मामूली से बदमाश राजू मिलावत और मुकेश भट्टी से मिले। बालकिशन गहरी सोच में था। उन दोनों से शिवराम अकेले मिला था, दूसरा कार में कुछ दूर बैठा रहा। हम्म। फिर वो तीसरे किससे मिले? तीसरे का नाम रजत सेठी है। वो एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के कार्गो में ड्राइवर है। मैंने उसके बारे में सब पता किया है, अजीत खन्ना ने कहा। फिर शिवराम चला गया। मैं जाने क्या सोचकर दूसरे के पीछे लगा रहा। वो फिर उसी होटल में जाकर सुंदरलाल से मिला। फिर सुंदरलाल के साथ पटेल नगर में एक बहुत बड़े गैराज पर गया। गैराज खाली था। दोनों भीतर गए। कुछ देर बाद बाहर आ गए और सड़क के किनारे खड़े बातें करते रहे। उसके बाद वहां से दोनों रवाना हुए। वो आदमी सुंदरलाल को रास्ते में ही उतार कर एक बंगले में पहुंचा और पोर्च में कार खड़ी करके भीतर चला गया। मेरे ख्याल में वो उसी बंगले में रहता है। ये कितनी देर पहले की बात है? वहां से सीधा यहीं आ रहा हूं। मामला कुछ खास ही लगता है। हाँ, और इस खास मामले में यह आदमी मुझे जड़ लगता है कि सब कुछ यही कर रहा है। ख्याल तो मेरा भी यही है। ये सब लोग कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं, कोई बड़ा काम। तभी तो शिवराम को 10 लाख का मामला छोटा लग रहा था, बालकिशन ने सोच भरे अंदाज में कहा। अजीत खन्ना खाने में व्यस्त था। अब ये कैसे पता चले कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं? बहुत आसान है पता लगाना, अजीत खन्ना बोला। कैसे? उन दोनों चूहों को पकड़कर उनसे सब कुछ जाना जा सकता है। राजू मिलावत और मुकेश भट्टी से? हाँ, अभी चलते हैं उनके पास। नहीं खन्ना, बालकिशन ने इंकार भरी मुद्रा में सिर हिलाया। ऐसे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उन लोगों को खबर मिल जाएगी कि हम जानते हैं कि वो कुछ करने जा रहे हैं। ऐसे में या तो वो कुछ करने का इरादा छोड़ देंगे, नहीं तो हमारा भी पत्ता काट देंगे। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तो फिर क्या मामला यहीं खत्म कर दें? क्यों? हम आगे तो कोई कदम बढ़ा नहीं सकते, ये भी नहीं जान सकते कि वो लोग क्या करने जा रहे हैं। जानने की जरूरत भी क्या है? क्या मतलब? वो जो आदमी है ना, शिवराम जिसके साथ रहा, उस पर नजर रखनी चाहिए। वो जो भी कुछ करे, करने जा रहे हैं, सब कुछ खुद ब खुद सामने आता चला जाएगा, बालकिशन बोला। फिर क्या होगा? ये बात की बात है कि क्या होगा। पहले देख तो लें कि क्या होता है। ये मामला जाने क्यों मुझे कुछ ज्यादा बढ़िया लग रहा है। कल दिन निकलने पर खन्ना तुम मुझे वहां ले चलना जहां वो रहता है। हम दोनों उस पर नजर रखेंगे। वो लोग आधी रात तक काम में व्यस्त रहे हैं, तो जाहिर है कि वो जो करने जा रहे हैं
वो काम पूरा होने में ज़्यादा देर नहीं है और फिर मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, जिसके आगे शिवराम दबा-दबा सा था। "तू यहीं सो जा, सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं है," बालकिशन ने गंभीर स्वर में सिर हिलाते हुए कहा। चलिए दोस्तों, कहानी आज भी तैयारियों में ही निकल गई। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कुछ ज़्यादा तैयारियां करने लग गए हैं ये। हैरानी की बात यह है कि देवराज चौहान इस बार खुद बंदे इकट्ठे नहीं कर रहा, या तो शायद इसलिए कि जगमोहन उसके साथ नहीं है, और वैसे भी इस बार कहानी में लुटेरे कुछ ज्यादा ही हैं। ये बाल किशन और अजीत खन्ना हो गए, वो दो लड़के, भट्टी और मिलावट। देखते हैं क्या बनता है। चलिए जरा आप लोगों के कमेंट्स पर निगाह मार ली जाए। आज मुझे लग रहा है आपके ठीक ठाक कमेंट्स आए होंगे। नहीं, ओके, चलो, हो सकता है रुझान थोड़ा कम हो गया लगता है। केवल 15 कमेंट्स हैं। कोई बात नहीं, इतने से ही काम चला लेंगे। हम्म चलिए, सबसे पुराना कमेंट किसका आया है? विजय लाल सैनी जी का। बुरा मत मानिए, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था, मैंने नॉर्मल ही पूछा था कि क्या दिक्कत है, और आपका कमेंट बाद में आया था, मैंने कमेंट पहले कर दिया था, इसलिए ऐसा पूछा था कि क्या दिक्कत है, उपन्यास अपलोड क्यों नहीं किया। ये तो आपने बाद में बताया कि कुछ दिनों तक आप बिजी रहेंगे, इसलिए बुरा मत मानिए, नॉर्मली कहा था मैंने, क्या दिक्कत है, मैंने इरादा ऐसा नहीं था। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। एक और कमेंट है विजय जी का ही। इस बार तो देवराज चांद बखेड़ा किए बिना मानेगा नहीं, एक बार असफल होने के बाद भी उन्हीं रजवाड़ों के पीछे पड़ा हुआ है, और बहुत कुछ ऐसा हुआ जो किसी उपन्यास में नहीं हुआ। शायद क्राइम शब्द के अलावा किसी उपन्यास में इस तरह की घटनाएं देखने को ना मिली हूं। प्लीज उपन्यास में देखने को ना मिल रही। हाँ मतलब, कम से कम हत्या करते हुए मैंने नहीं देखा था देवराज चौहान को। खैर, आप अगला कमेंट है, बहुत ही खतरनाक हालात बन गए हैं। ये भी विजय लाल जी ने लिखा है, मतलब धड़ाधड़ कमेंट करते ही गए हैं। बहुत ही खतरनाक हालात बन गए हैं, अब मुकाबला देवराज चौहान का होगा टक्कर के शिकारी से, लेकिन आखिरकार जीत जाएगा वो, उसे हराना तो वानखेड़े के बस में भी नहीं रहा। तो राजन जी को क्या चीज है? हाँ मतलब, राजन एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उससे टकराना थोड़ा सा जो है वो आ, मुश्किल है। मतलब वो अकेला आदमी नहीं है ना, वो अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस चक्कर में। खैर, विजय जी का एक और कमेंट है, क्राइम वर्ल्ड उपन्यास के अलावा ऐसा कौन खराब है मैं किसी उपन्यास में नहीं देखा। हाँ मतलब, क्राइम वर्ल्ड के अलावा खून खराबा किसी और उपन्यास में नहीं देखा। देवराज चांद सीरीज के उपन्यास में तो, लेकिन क्राइम वर्ल्ड में ही ऐसा खून खराबा देखा था जहां पर काम के लोग मारे जा रहे हों। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या माया जाल है। खैर कोई नहीं, कभी कभी ऐसी घटनाएं भी देखने को मिल जाती हैं जब आप क्राइम
शब्द पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि देवराज चांद पहले किस तरह काम करता था। वो एक गैंगस्टर हुआ करता था और उसने क्यों शूट किया, उसमें कई पुलिस वाले भी थे, लेकिन वो सब थे यहाँ शायद आत्मरक्षा के लिए ही देवराज चांद ने ये सब किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय श्री राम। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और कहानी वार्ता के आपको और कहानी वार्ता के सभी संस्थाओं को श्रोताओं को। ओके। बात तो वही है ना विजय जी कि अगर किसी मान लो हमने ऐसे वो जैसे वो गोला बारूद कहानी में पूरा का पूरा वो उड़ा दिया था, क्या नाम है उसका, कसीनो। तो वहां जो भी थे वो ऐसे लोग थे जो, अच्छा वहां भी पुलिस वाले तो नहीं मारे थे, इसमें पुलिस वाले मारे गए और एक को तो अपने हाथ से मारा देवराज चांद ने, इसलिए अजीब सा लग रहा है। खैर चलो कोई नहीं। राहुल बराग जी का कमेंट है, बहुत बढ़िया कहानी है लेकिन सस्पेंस कम बन रहा है। कहानी वार्ता अंग्रेजी में भी चल रहा है। यार भाई साहब, कहानी वार्ता तो एक ही चैनल है, अंग्रेजी में कैसे चल सकता है? आपने देखा कोई और हो? खैर विजय जी ने एक और कहा है कमेंट, जैसा उपन्यास के हम बात कर रहे थे उसका नाम यू टर्न है, दौलत खतरे में, और उपन्यास का नाम नहीं। शूटर है प्यारे और सोनू नाम के वो किरदार, वो यू टर्न में है। इसमें 60 करोड़ की डकैती होती है उज्जैन में, जिस गाड़ी पर कब्जा किया था। हाँ हाँ, वो यू टर्न में था शायद। यस, बिल्कुल सही कहा। एक और विजय जी का कमेंट है, निकल पड़ा देवराज चौहान हीरो की डकैती करने, जिनकी डकैती पहले सफल हो गई थी। बहुत बढ़िया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। खैर मनीष चौधरी जी का कमेंट है, गुड मॉर्निंग विक्रम भाई, एक्सलेंट स्टोरी। I remember that novel. I also think that this is very nice. Happy Diwali to all. And sorry to very late I sent comment. Thank you and happy Diwali again. Happy Diwali to you as well, भाई जी। Thank you. अरे ये क्या लिख दिया आपने? दीप जले हैं। मनीष चौधरी जी ने तो कविता ही भेज दी। अब मैं कविता पढ़ने से रहा, पर धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी कविता भेजी है। सुशील त्यागी जी कह रहे हैं, विक्रम भाई जी बहुत दिन तक इंतजार करने के बाद कहानी मिली। सोच सकते हैं कि आपको और भी बहुत सारे काम होंगे, परंतु फिर भी आपने समय निकाल ही लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। अवतार भाई कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार। अंडरग्राउंड नामक उपन्यास में देवराज चौहान ने ऐसे ही बकरा बंटर में वैन को डालकर डकैती करता है। कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद। हाँ, उसमें भी यही था, बिल्कुल सही कहा। हम्म, हम्म, कृष्णा बहन का कमेंट है, विक्रम भाई नमस्कार। डकैती की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई हैं, लेकिन देखिए देवराज चंद कैसे कामयाब हो पाता है। हमेशा एक नई टीम बनाते हैं, वो कोई ना कोई धोखा दे ही जाता है। बढ़िया प्रस्तुति, थैंक यू। हाँ, मैं इस बार दिक्कत तो वही है कि देवराज चौहान खुद नहीं बना रहा टीम, वो उस बंदे को कह रहा है। या तो मुझे लग रहा है कि इस आदमी की कुर्बानी हो जानी है, इसकी बलि हो जाए, इसकी बलि दे दी जाएगी। जिस हो सकता है ऐसा, चलो देखते हैं। जिस कारण देवराज चौहान खुद नहीं वो बना रहा। बाकी ये भी एक नया खिलाड़ी है देखा जाए तो। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या बनता है। समीर हिंदुस्तानी कह रहे हैं, हेलो विक्रम भाई। अच्छा, इन्होंने त्रियम्बकम पे किया है। हेलो विक्रम भाई, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई जी। ये बात गलत है दोस्त, जब हमने आपसे वेद प्रकाश शर्मा के एक दो के नाम बताए थे तो आपने कहा था कि आप पहले अनिल मोहन के उपन्यास ही लाएंगे।
हमने सोचा कोई बात नहीं, हम पहले अनिल मोहन के उपन्यास सुन लेंगे, लेकिन अब आप बीच बीच में दूसरे उपन्यास डालते रहते हो। हमने तो इसलिए कहा था कि उन उपन्यासों के पहले भाग सुने हैं। अब यहाँ जहाँ ये सुने थे वो चैनल बंद हो गया, अब कहानी अधूरी है। जब आपने शुरू किया तो हमें लगा कि इनके आगे भाग सुनने को मिलेंगे, हम विक्रम भाई से कहेंगे वो ये उपन्यास ले आएंगे, लेकिन आपने मना कर दिया। समीर भाई, चलो, हो सकता है आपको ऐसा लगा हो। मैंने कहा था कि इस तरफ मतलब ये जो रिकॉर्डेड सेशन है, जो भी मैं दूसरी कहानियां डाल रहा हूँ वो या तो प्री रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, जैसे एक ही दिन में ऐसे ही झटके से अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि वो भी मैं सफर में वो कर रहा हूँ, उसका भी अब देखते हैं। अभी अभी तो आपकी और एक आधी शिकायत आने वाली है कि आवाज साफ नहीं आ रही। खैर वो मुझे लग रहा है अगले महीने से आएगी, इस महीने से नहीं आएगी। वो भी आएगी, खैर कोई नहीं। तो ये ये जो कहानियां डाली गई हैं ये लाइव सेक्शन में लाइव पढ़ी गई हैं। अब आपने मतलब इतना, क्या कहते हैं उसे, आपने शिकायत कर ही दी है। बताइए कौन सा उपन्यास है, मैं त्र्यंबकम के बाद उसे अपलोड कर दूंगा। वैसे भी ये खत्म होने ही वाला है, हालांकि इसके 2 भाग और हैं, लेकिन वो हम, अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं बीच में सस्पेंस फंसता है, तो पहले आपकी कहानी सुना दूंगा। बताइए कौन सी कहानी है, या फिर उसे वैसे ही बीच में ऐड कर दूंगा। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। सुधीर झा जी कह रहे हैं, लगता है इस डकैती में जगमोहन और राणा नहीं होंगे, इसलिए मुझे इस डकैती की सफलता के चांसेस कम लग रहे हैं। डकैती देखें आगे क्या होता है। तीसरी डकैती देखने को मिल सकती है। मामला खराब करने के लिए खन्ना पीछे लगा हुआ है। हाँ, अच्छा, ये भी ना, मैंने वो कल आपको बताया था ना कि तो कटोरी में भालू फंसाने वाली बात होती है। वो जो मैंने कल कहा था कि जो शायर लोग होते हैं ना, ये शायर कटोरी में रीछ फंसा देते हैं। ठीक है, तो अक्सर हमने देखा है कि देवराज चांद और जगमोहन को झट से पता चल जाता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है, और कभी कभार ये यूं ही फंस जाते हैं। तो यानी वहां पर ना थोड़ा सा लेखक को थोड़ा सा वक्त लगाना चाहिए था, ऐसा लगता है। खैर कोई नहीं, अब देखते हैं क्या बनता है। वैसे मुझे लग रहा है वो लोग आ जाएंगे आखिरी मौके तक, क्योंकि, अच्छा, मैं पहले बता दूं, शायद आपको ध्यान नहीं रहा कि ये कहानी जो है ये आगे जा रही है। ये इसका अगला भाग टक्कर है, तो हो सकता है उसमें आ जाए। यानी कि देव वो जगमोहन और राणा, तो ये यहीं पर सफल नहीं होगी, या मुझे लगता नहीं है कि होगी। तो खैर, कृष्णा बहन का कमेंट है त्रियंगम के लिए, विक्रम भाई नमस्कार, उपन्यास बहुत ही सुंदर है, विज्ञान से भी भरपूर है, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं पा रही हूँ। बढ़िया प्रस्तुति हमेशा की तरह। जी हाँ, जो भी कोई लेखक है ना, उसने अपनी पूरे मन की भड़ास निकाली हुई है। अगर आपने देखा हो तो जैसे इसमें विज्ञान के छोटे छोटे तथ्यों को उसने पौराणिक कथाओं के साथ मिला दिया है। इससे पिछले भाग में एक बहुत ही गूढ़ दर्शन की बात की थी, तो इसीलिए। और वैसे भी पूरा नपा-तुला सा लिखा है, हालांकि इस वाले भाग में थोड़ा सा एंड एंड में मुझे लगा कि थोड़ा लटका रहे हैं, लेकिन करीब करीब कहानी अच्छी है। खैर, आप सब लोगों ने इसे पसंद किया, धन्यवाद। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इतने ही कमेंट थे और उन्हें मैंने पूरा कर दिया है, और अब मैं इसे क्लोज करके अपलोड करने की देखता हूँ। मिलते हैं हम अगले भाग में।
तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।